स्टूडेंट्स मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? तो जैसे कि हम आपको बोले कि आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, ओके? तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या होता है कि द टोटल मास ऑफ अ बॉडी इज अज्यूम टू बी सेंट्रलाइज्ड एट सर्टेन पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी रिजिड शेप का बॉडी होगा, वो पूरा बॉडी का जो टोटल मास होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा माना जा सकता है कि वो पूरा का पूरा टोटल मास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो पूरा का पूरा मास सेंट्रलाइज्ड है। मतलब ऐसा हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि इस बॉडी का पूरा मास जो है ये इसके एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेंट्रलाइज्ड है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। समझ गए? सेंटर ऑफ मास मतलब पूरा का पूरा मास को हम लोग मान सकते हैं, मतलब ये पूरे के पूरे रिजिड बॉडी को हम लोग मान सकते हैं कि ये एक पॉइंट मास है और ये पूरा का पूरा मास यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है। इसलिए अगर आपको याद होगा तो हम लोग हमेशा कोई भी जब पर्टिकुलर बॉडी वगैरह लेते हैं, सपोज कि कुछ पर्टिकुलर बॉडी इस तरीके से लिए, राइट? तो जैसे हम लोग हमेशा हमेशा वेट फोर्स या कुछ भी फोर्स को दिखाना होता है तो हमेशा हम लोग इसके सेंटर ऑफ मास से दिखाते हैं। आप देखे होंगे कि जब भी हम लिखते थे तो सेंटर ऑफ मास से लाइन खींचते थे। तो इसका मीनिंग होता है, ऐसा क्या मीनिंग होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी है तो उसका जो टोटल मास है ऐसा हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि उसके सेंटर ऑफ मास पे सेंट्रलाइज्ड है, तो उसका वेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड काम करेगा। दिस इज बेसिकली दी वेट फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है ना? तो ये होता है द टोटल मास ऑफ अ बॉडी इज अज्यूम टू बी सेंट्रलाइज्ड एट सर्टेन पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। उसको हम लोग बॉडी के सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? बोलो बच्चों यस और नो। ठीक है ना? ये होता है। यस सर। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि सेंटर ऑफ मास पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, हम लोग क्यों सेंटर ऑफ मास को मतलब पढ़ते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है सेंटर ऑफ मास के पीछे? तो जनरली जो रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि देखो अगर मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर आपके पास इस तरीके से एक बॉडी है, मान लो कि दिस इज हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस है, ये बेसिकली यहाँ पे वाई एक्सिस है। अब हमने क्या किया, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टिक को, मान लीजिए कि तुम्हारे पास एक स्टिक है, वो स्टिक को हमने कुछ ऐसे थ्रो किया, मतलब कुछ इस तरीके से हमने इसको बोला, ओके? तो ये बेसिकली एंगल कितना है, तो मान लो एंगल है। अब इस स्टिक को मैंने घुमाते हुए मतलब ऐसे रोटेट करते करते ऊपर की तरफ फेंक दिया, एग्जाम्पल के तौर पर। बात समझ में है कैसे फेंका? हाँ, ऐसे मतलब रोटेट करते करते कुछ इस तरीके से इसको फेंक दिया। तो ऑब्वियसली बात है ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा, बट एट द सेम टाइम वो क्या हो जाएगा, मतलब वो घूमता भी रहेगा, उसके पास रोटेशन भी होता रहेगा। ऐसे हम लोग इसको बात कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है? तो मान लो तुम्हारे पास स्टिक है और स्टिक को हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से इसको घुमाते घुमाते हमने इसको ऊपर फेंका। तो जैसे ही हम लोग इसको ऊपर फेंकेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, तो ये एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा। बात समझेंगे स्टूडेंट्स? ये कुछ इस तरीके से एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा। तो हो सकता है कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे ये जो तुम्हारा आपके पास जो स्टिक है, ये स्टिक एक बार ऐसे आ जाए, यहाँ पर ऐसे आ जाए। बात समझोगे स्टूडेंट्स? ठीक है? तो ये जो स्टिक है, ये स्टिक मतलब कुछ एक बार कुछ ऐसे आ जाए, फिर ये ऐसे आ जाए, फिर ये ऐसे आ जाए, हो सकता ना ऐसे? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो इस तरीके से ऐसे हो जाए, फिर ये ऐसे हो जाए, तो फिर कुछ इस तरीके से घूमते 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 इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। इवन हम अगर किसी भी जैवलिन थ्रो वगैरह को भी देखे होंगे तो ऑब्वियसली उसका जो पाथ होता है, उसका पाथ में घुमाते नहीं है तब भी उसका पाथ कुछ इस तरीके से होता है। खैर उसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, समझ गए ना यहाँ पे? अब उसको हम दिखा के एक वीडियो अपलोड किए थे तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया था, क्या बताएं? दिखाने में भी अभी वीडियो तो अपलोड होगा ये वाला, ठीक है? फिर भी दिखा देते हैं। हाँ, तो यहाँ देखोगे स्टूडेंट्स? हाँ, देखो जैवलिन को अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो, दिस इज द जैवलिन थ्रो। देखो, ध्यान से देखिएगा। अरे लोग जो फिर से देखते साथ सिस्टम में बहुत ज़्यादा लोड होगा, और स्टार्ट हो गया था।
देखो स्टूडेंट्स, जैवलिन थ्रो कर, ये प्रोजेक्टाइल, एक्चुअली में ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन फिर भी अब क्या हो गया इसको, ओहो हैंग कर गया। स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा पाथ में क्या समझे, ये समझे कि इसका जो पाथ होता है ये कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। तो अब बोलेंगे कि यहाँ पे अब बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्यों क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ मास, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब सोचिएगा, कोई भी एक पर्टिकुलर आदमी अगर इस ग्राउंड फ्रेम पे खड़ा है, मान लो, तो ग्राउंड फ्रेम पे खड़ा होकर के आप लॉजिकली सोचो तो ये जो स्टिक है ये कुछ घुमाते हुए अगर हम लोग इसको फेंकें, इवन अगर हम उसको सीधा भी फेंकेंगे तो आपको पता है इसका ये ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से इसका पाथ होता है कि नहीं, स्टिक कैसे पाथ होता है। तो हर पर्टिकुलर टाइम पे वो जो अपना एंगल है वो चेंज करता रहता है, और जा करके जब वो हिट करेगा कुछ इस तरीके से, तो ये एग्जैक्टली मीन्स क्या होगा ना कि ये एग्जैक्टली मतलब जाकर के ग्राउंड पे इस तरीके से एंगल हिट करेगा। तो आप देख सकते हैं वर्टिकल के साथ इसका कंटिन्यूअसली जो है ये एंगल, मतलब वर्टिकल लाइन के साथ इसका एंगल जो है ये चेंज कर रहा है। ये आप ऐसे यहाँ से समझ सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मतलब जो भी इस पर्टिकुलर एंगल से अगर मान लो इसको फेंके थे तो इसका एंगल जो है वो कंस्टेंटली चेंज कर रहा है। लेकिन अगर इस चीज़ को ग्राउंड फ्रेम पे देखेंगे तो थोड़ा मेरे को इसको कैलकुलेट करने में डिफिकल्ट होगा। अब सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मान लो कि अगर हम जा करके इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, बात समझेंगे, अगर जाके हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए ग्राउंड फ्रेम पे, तो ऑब्वियसली हम इसके प्रोजेक्टाइल पाथ को आराम से स्टडी कर पा रहे, देख पा रहे हैं, मतलब हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि पूरा बढ़िया से विजुअलाइज कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ गए तो ऑब्वियसली बात है, सेंटर ऑफ मास पे जैसे ही जाके बैठेंगे तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये वाला जो एंड है या ये वाला जो पर्टिकुलर एंड है, बात समझ गए, जब ये कंटिन्यूअसली घूम रहा है तो ये वाला एंड और ये पर्टिकुलर एंड जो है कितना एंगल टर्न किया, कितना ऊपर गया, मतलब इससे इसके हिसाब से कितने एंगल पर गया, या इसके हिसाब से कितने एंगल पर ये वाला एंड पहुंचा, तो वो उसको विजुअलाइज करना तब पॉसिबल है जब हम इसके सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठेंगे, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो जैसे हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठेंगे तो ऑब्वियसली बात है सेंटर ऑफ मास मेरे लिए रेस्ट पे हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास इज एट व्हाट, क्योंकि हम जिस पे बैठते हैं वो मेरे लिए क्या हो जाता है, रेस्ट पे हो जाता है, तो हमको सेंटर ऑफ मास चलता हुआ नहीं दिखेगा। लॉजिकल बात है कि ग्राउंड पे खड़ा आदमी को सेंटर ऑफ मास चलता हुआ दिखेगा, बात समझ गए ना, और उसका पाथ को प्रोजेक्टाइल होता हुआ दिखेगा कि चलो सेंटर ऑफ मास जो है वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा है ग्राउंड पे खड़ा आदमी को। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ गए तो सेंटर ऑफ मास मेरे लिए रेस्ट पे आ गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम से हमको ये पता चलेगा कि अगर ये स्टिक घूम रहा है तो इस स्टिक के घूमने का एंगुलर वेलोसिटी कितना है, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना एंगल टर्न किया है ना, कि कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल टर्न करने में इसको कितना टाइम लगा, ये सारा का सारा फिजिकल, मतलब जो सारा का सारा जो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम की हेल्प से सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ में आया। तो दैट इज वाई सेंटर ऑफ मास, हाँ दैट इज वाई सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज इंपॉर्टेंट, और इसीलिए हम लोगों को सेंटर ऑफ मास पढ़ना है। अगर सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम जो आपको करने में डिफिकल्ट होगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से उसको आराम से कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे भी जैसे जैसे इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात समझ गए। तो दिस इज बेसिकली द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। समझ आया स्टूडेंट सभी को, येस और नो बोलिए कि वाई सेंटर ऑफ मास इज इंपॉर्टेंट, बोलो स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है आप सभी को? Yes, sir. हाँ, तो अब देखो बेसिकली अब अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठना है, सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे लेना है और बड़े बड़े प्रॉब्लम, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करना है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स, कि हम लोग को पहले सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का निकालना आना चाहिए, कि पहले हम लोगों को सेंटर ऑफ मास निकालना आएगा तब तो हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ पाएंगे, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे बैठ पाएंगे तो फिर हम लोग सेंटर ऑफ मास के प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर पाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ मास को समझना कि सेंटर ऑफ मास बेसिकली होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है, यस और नो बोलो, अरे बोलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ, तो देखो Yes, सबसे sir. पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पॉइंट मास सिस्टम का, 2 पॉइंट मास सिस्टम का। तो अभी जैसे कि हम आपको बोले कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तभी हमारा बाकी का काम प्रोसेस होगा। तो हाउ टू कैलकुलेट, समझोगे स्टूडेंट्स, हाउ टू कैलकुलेट
सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब सेंटर ऑफ मास, किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट किया जाए, अगर हमको ये देखना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स। तो बात समझिए, नंबर वन, सबसे पहले हम लोग अगर इसको समझते हैं कि टू बॉडी सिस्टम के लिए, टू पॉइंट मास सिस्टम के लिए, पहले इसको हम लोग देखते हैं टू पॉइंट मास सिस्टम के लिए, टू पॉइंट मास सिस्टम के लिए, टू पॉइंट मास सिस्टम के लिए ऐसे। अब दो पॉइंट मास सिस्टम क्या होगा, इसको अगर हम लोग कुछ यहां पे कुछ ऐसे बोलेंगे, ठीक है, देखोगे ध्यान से, समझ गए, टू पॉइंट मास सिस्टम। अब टू पॉइंट मास सिस्टम क्या, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कोई भी ऐसा, अगर हम लोग एक एक्सेस कंसिडर कर लेते हैं, बात समझिए, कोई भी अगर हम लोग यहाँ पे एक एक्सेस कंसिडर कर लेते हैं, ये एक्सिस पे कोई भी एक ऐसा, तो मान लो कि एक लाइन है इस तरीके से, लाइन माने क्या, ये दो पॉइंट मासेज है, यहाँ पर एक पॉइंट मास m1 है और यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट मास है जो बेसिकली m2 है। इसको हम लोग x एक्सेस करेंगे और इसको हम लोग y एक्सेस करेंगे। तो ऑब्वियसली ये जो m1 का कोऑर्डिनेट होगा, ये m1, दिस इज बेसिकली x1 y1, और जो m2 के कोऑर्डिनेट होंगे, दिस इज बेसिकली x2 y2, कुछ इस तरीके से, x1 y1 और दिस इज बेसिकली x2 y2। ऑब्वियसली बात है, जो सिस्टम है जिसका लोकेशन आपको दिख रहा है x1 y1, इसको अगर हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करें, जैसे कि मान लीजिए R1 बेसिकली क्या होता है, तो R1 से हम लोग किसी भी, मतलब ये m1 की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे देखो ध्यान से। तो अगर हम आपको बोले कि इसका पोजीशन, सपोज कि दिस इज बेसिकली R1 वेक्टर है, और दूसरा बेसिकली क्या है, तो अगर हम लोग यहाँ से कुछ ऐसे सोचें कि इसको कुछ इस तरीके से, तो ये बेसिकली हमारे पास R2 वेक्टर हो जाएंगे। तो R1 वेक्टर इज इक्वल टू कितना, तो x1 i कैप प्लस कितना हो जाएगा, y1 j कैप, कुछ इस तरीके से। और दूसरा यहाँ से हम लोग R2 वेक्टर को अगर लिखना चाहे तो उसका लोकेशन जो है x2 i2 है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x2 i कैप प्लस y2 j कैप, कुछ इस तरीके से हम लोग इसमें R1 और R2 को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और मान लीजिए कि इसका कोई बेसिकली ये पॉइंट के बीच में कोई भी, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन में इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है, बात समझ गए। तो बेसिकली ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है। अब इस सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को मान लीजिए कि हम कुछ मान लिए कि कुछ भी मान लिए सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को, तो ये बेसिकली हो गया स्टूडेंट्स XCOM YCOM, कुछ इस तरीके से, XCOM YCOM, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम लोग इसका वेक्टर लिखना चाहिए, वही ओरिजिन से वापस अगर हम लोग इसको मिलाएं कुछ इस तरीके से, बात समझोगे स्टूडेंट्स, ओरिजिन से कुछ इस तरीके से अगर हम लोग इसको मिलाएं, तो दिस इज बेसिकली द सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, मतलब R सेंटर ऑफ मास, बात समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, R सेंटर ऑफ मास, तो RCOM वेक्टर, R सेंटर ऑफ मास वेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, तो देखोगे ध्यान से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं XCOM i कैप प्लस कितना हो जाएगा, YCOM j कैप, ऐसे जनरली हम लोग इसको लिखते हैं। अब अगर हमको इसके सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को ढूंढना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला को हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, मतलब RCOM वेक्टर, जो आपके पास वेक्टर है, दिस इज बेसिकली M1 R1, मतलब पहला बॉडी का, दिस इज प्लस M2 R2 दूसरे बॉडी का, फिर M3 R3 एंड सो ऑन, मतलब ये ऐसे लंबा चलता जाएगा, मतलब जितने भी आपके पास यहाँ पे पॉइंट मासेज है। उसके बाद बेसिकली डिवाइडेड बाय हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे M1 प्लस M2 एंड सो ऑन, मतलब कुछ इस तरीके से, M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से हम लोग R सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे लिखते हैं, राइट। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो R सेंटर ऑफ मास को कैसे लिखेंगे, तो XCOM i कैप ऐसे हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, YCOM j कैप, कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब लॉजिकली सोचो तो आपको दिखेगा कि M1 R1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, X1 i कैप प्लस कितना हो जाएगा, Y1 j कैप प्लस M2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, X2 i कैप प्लस Y2 j कैप, कुछ इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। और नीचे डिवाइडेड बाय हम इसको बोलेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं M1 प्लस M2 एंड सो ऑन। तो इसी को थोड़ा सा अगर ब्रेक करके लिखा जाए, बात समझोगे, तो XCOM i कैप, मतलब इसमें हो सकता है कि 3 एक्सिस हो, अगर जेड एक्सिस के लिए जेड कैप भी आ जाता है स्टूडेंट्स, अगर 3 डायमेंशनल एक्सिस पे हुआ, तो X सेंटर ऑफ मास को अगर लॉजिकली सोचो
तो इसको कैसे दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम आपको बोले कि m1x1 आई कैप, सिमिलरली m2x2 आई कैप, मतलब आई कैप वाले टर्म को अलग कर दिए और जे कैप वाले टर्म को अलग कर दिए और इसमें कंपेयर कर दिए, तो हमको मिलेगा XCOM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2, बात समझोगे, है ना, एंड सो ऑन। मतलब और भी कोई अगर मास होगा और कोई तीसरा पॉइंट होगा, तो ऐसे जितने भी पॉइंट होगा सबको ऐसे जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, आप बात समझो, यहाँ पे m1 प्लस m2 प्लस m3 करेंगे, m2 एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास पॉइंट मास है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे XCOM करेंगे और दूसरा यहाँ पे आप YCOM करेंगे इज इक्वल टू, आप देखो ध्यान से, तो m1y1 प्लस कितना हो जाएगा m2y2 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से, डिवाइडेड बाई कितना, तो आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से। तो दिस इज बेसिकली XCOM और एक हो गया आपका YCOM। समझ गए। अगर मान लो इसमें जेड एक्सिस भी अवेलेबल होता है तो हम लोग ZCOM भी निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जेड एक्सिस को इंटरटेन करेंगे, मतलब m1 z1 प्लस कितना हो जाएगा, सो m2 z2 एंड सो ऑन, डिवाइड बाई कितना हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, सो यहाँ पे आ गया आपके पास m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, मतलब जितने भी आपके पास यहाँ पे ZCOM है, राइट। बात समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलिए यस और नो, समझ में आ रहा है क्या बोले, हाँ या ना बोलो बच्चों। यस सर। हाँ, तो इस तरीके सर। से, हाँ बोलो। सर ये R1 और R2 क्या था सर? अरे अभी तो बताया, ये R1 इसका पोजीशन है और इस पोजीशन का कोऑर्डिनेट ये वाला है, तो जिसको लिखने का तरीका होता है कि x में कितना है, तो x में x1 पार्ट है, इस R1 का y में कितना है, तो y1 पार्ट है। तो इस r वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप लिख सकते हैं ना। अरे बोलो स्टूडेंट यस और नो, सभी को समझ आया कैसे लिखे इसको हम लोग, है ना। जैसे कि हाँ मान, सर। हाँ जैसे कि Yes, मान लो sir. कि ये तुम्हारे पास कोई भी एक्सिस है, ये तुम्हारे पास दूसरा एक्सिस है y, तो ये तुम्हारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट है, तो जो बेसिकली x1 y1 है और इसको हम लोग कुछ ऐसे r1 लिखे, तो ऑब्वियसली इतना पार्ट इसमें x1 है और इतना पार्ट इसमें क्या है, तो y1 है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो इस r1 वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपको पता है x1 आई कैप प्लस कितना हो जाएगा, तो y1 जे कैप, ऐसे ना होता है जो वेक्टर को लिखने का जो तरीका होता है। हाँ कुछ बोल रहे थे आयुष दास, समझ में, इस तरीके से। तो उसी तरीके से अगर मान लो कि m1, इस m1 का लोकेशन ये r1 है और इस m2 का लोकेशन ये r2 है, तो r1 को कैसे लिखेंगे, तो इसमें x1 कोऑर्डिनेट ये वाला, y1 ये वाला। तो वैसे सिमिलरली इसका r2 के, तो इसमें x2 पार्ट ये वाला और y2 पार्ट ये वाला। तो इस तरीके से हम लोग दोनों वेक्टर्स को लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और इसके बीच में कहीं पे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा, तो ये वाला जो लोकेशन है इसको हम लोग r सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, ये वाला मतलब ये लेंथ को, ये वाला वेक्टर को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे r सेंटर ऑफ मास। इसमें आप चाहो तो ऐसे वेक्टर्स के साइन भी दे सकते हो ऐसे, समझ गए। तो इस तरीके से कुछ आपके पास हुआ, ठीक है। तो दीज आर Yes, बेसिकली, sir. हाँ समझ में आया। तो ऐसे हम लोग बेसिकली कर सकते हैं। तो अल्टीमेट हम लोग ये समझे कि सेंटर ऑफ मास निकालने का ये फॉर्मूला होता है, XCOM YCOM और एक ZCOM, समझ आया। अब क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, चलो कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं इसमें अच्छे अच्छे, थोड़ा उसको हम लोग देखते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, देखोगे ध्यान से। सर 1 मिनट के ऊपर कर सकते हैं सर, थोड़ा छूट गया, थोड़ा लिख रहे थे। अच्छा लिख लो इसको, सभी को लिख लो, इसको कॉपी कर लो स्टूडेंट्स, देन वी विल कम टू द क्वेश्चन। हो गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. हम्म,
हो गया स्टूडेंट्स? चलो लिखो, कॉपी कर लिया सभी को? यस और नो बोलो, कॉपीड? यस सर। यस सर। चलो लिखोगे नेक्स्ट, हो गया? तो लिखो 3 पॉइंट मासेस, 3 पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास स्मॉल m, लिखो क्वेश्चन, लिखो सभी को, 3 पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास स्मॉल m are kept 3 point masses each of mass small m are kept at 3 corners of an equilateral triangle, are kept at 3 corners of an equilateral triangle, are kept at 3 corners of an equilateral triangle of side A. मास को थोड़ा ज़्यादा करते, क्या क्या दिए स्टूडेंट्स? ईच ऑफ मास लिखो स्मॉल m, 2m एंड 3m, 3 मासेस ले लो, स्मॉल m, 2m एंड 3m, लिख लिया? आर केप्ट एट 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A. सर मासेस रिपीट कीजिए ना। 3 point masses each of mass small m are kept at 3 corners of an equilateral, sorry, 3 point masses each of mass small m, 2m and 3m are kept at 3 corners of an equilateral triangle of side A. ठीक है ना? are kept at 3 corners of an equilateral triangle of side A. Calculate center of mass of the system. Calculate center of mass of the system. देखो सर हाँ बोलो, साइड ए में कैसे तीनों मास हो जाएंगे? अभी हम डायग्राम से समझा देते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे 3 मासेस लिखा है, यहाँ m है, मान लो यहाँ पे कितना है 2m है, और यहाँ पे बेसिकली 3m है, और इसके साइड्स बेसिकली कितना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका साइड्स कितना है, तो यहाँ पे a है। बात समझ गए? आपको इस पर्टिकुलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, समझ आ रहा है? यस और नो बोलो, ठीक है ना? आपको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। अब सवाल ये उठता है ना कि इसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करें? तो देखो तुम्हारे जो क्वेश्चन है उसमें एक्सेस स्पेसिफाई नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी एक्सेस बना सकते हो। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर एक्सेस ऐसे कंसिडर कर लेगा, बात समझ गए ना? ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, कोई पर्टिकुलर एक्सेस ऐसे कंसिडर कर सकते हो, समझ गए? ऐसे कंसिडर कर सकते हो, बात समझे? ये एक्स एक्सेस हो गया, ये बेसिकली कितना हो गया, वाई एक्सेस हो गया। कोई पर्टिकुलर एक्सेस ऐसे कंसिडर कर सकते हो इस तरीके से, बात समझ गए? ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। सो अगर आप 3 अलग अलग एक्सेस से सेंटर ऑफ मास के लोकेशन निकालने की कोशिश करोगे तो हर तीनों अलग अलग एक्सेस में सेंटर ऑफ मास का जो आंसर आएगा वो अलग अलग होगा, लेकिन लोकेशन वही रहेगा। समझ में आया ना? जो जगह होगा, जगह वही रहेगा, लेकिन आंसर क्या होगा, अलग अलग होगा। ये बात समझिएगा, है ना? अलग अलग एक्सिस पे जो आंसर्स होंगे वो आंसर्स अलग अलग होगा, लेकिन लोकेशन सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, वही होगा, सेम होगा। बात समझ गए? तो अपने मन से आप कोई भी एक्सेस कंसिडर कर सकते हो, उसके सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, आंसर अलग हो सकता है अगर आपके पास एक्सेस स्पेसिफाई नहीं है। अगर एक्सेस स्पेसिफाई है क्वेश्चन में, तो सिचुएशन में जैसा एक्सेस बोलेगा उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, राइट? जैसे कि मान लो इस सिचुएशन में हमने कुछ एक्सेस को ऐसे कंसिडर किया, बात समझो, ठीक है? इस तरीके से कुछ एक्सेस को स्पेसिफाई किया, राइट? ऐसे मान लो कि ये हमारे पास एक्सेस है और इसको थोड़ा हम एकदम ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिए, ठीक है? इस तरीके से देखो स्टूडेंट्स, अगर हम आपको बोले कुछ ऐसा, ये बेसिकली कितना है, तो दिस इज एक्स एक्सेस, तो ये एक्स एक्सेस हो गया, और ये बेसिकली हम लोग इसको बोल सकते हैं दिस इज व्हाट, सो वाई एक्सेस है। तो एक एक्स एक्सेस हो गया और एक बेसिकली कितना, वाई एक्सेस है। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है। सबसे पहले एक्स और वाई सेम एक्सेस पे है, तो दिस इज 0,0, कुछ इस तरीके से हुआ, और ये दूसरा कोऑर्डिनेट ये वाला है, तो ऑब्वियसली बात है इसका लोकेशन ढूंढो कितना हो जाएगा, तो एक्स पे इसका वैल्यू ए है और वाई पे इसका वैल्यू कितना है, 0 है। और नेक्स्ट अगर ये वाला कोऑर्डिनेट हुआ तो इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू लिखना है और y का वैल्यू लिखना है। तो बात समझेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालेंगे, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा x है, तो x मतलब कितना, तो a/2 हो जाएगा। और अगर हम लोग को इसका हाइट कैलकुलेट करना है, तो हाइट बेसिकली कैसे कैलकुलेट करें,
तो ये आपको समझ आ रहा है, बात समझिए ध्यान से। तो हम लोग को दिख रहा है इसको, तो क्योंकि जो हाइट होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का वही आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा इसके लिए, है कि नहीं। तो सोचो ये वाला पूरा a/2 है, और अगर आपको ये हाइट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सोच के देखिए जल्दी से, बोलियो। तो h इज इक्वल टू कितना होगा, तो रूट अंडर, और यहाँ पे कितना है a² माइनस a²/4, ऐसा होगा ना। तो कितना होगा, तो 4a² माइनस a², 3a²/4, मतलब √3/2, और यहाँ पे कितना हो गया, a हो गया। तो कॉमा दे करके लिख सकते हैं √3/2a। समझ में आ रहा है, यस और नो बोलो, a/2 कॉमा √3/2a, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला ए कोऑर्डिनेट हो गया, समझ में आया। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स का एक्सेस के हिसाब से हम लोग इसे कोऑर्डिनेट मार्क कर लिए, और सीधा हम लोग इसमें सेंटर ऑफ मास लोकेट कर देंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, सो m1x1 प्लस 3 पॉइंट मासेस है तो m2x2 प्लस कितना हो जाएगा, m3x3, राइट। तो बेसिकली हम लोग इसको कर सकते हैं m3 और यहाँ पे हो गया x3, तो डिवाइड बाई कितना हो गया, तो देखो स्टूडेंट्स, तो डिवाइड बाई हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सीधा, तो m1 प्लस m2 प्लस कितना हो जाएगा, m3 हो जाएगा। सो m1 इज इक्वल टू कितना, तो दिस इज बेसिकली, सबसे पहले आप देखो इसको हम लोग 1 बोल सकते हैं, इसको 2 बोल सकते हैं, और इसको हम लोग 3 बोल सकते हैं। तो m1 इज बेसिकली m, और यहाँ पे x1 हो गया हमारे पास a/2, देखो जिसको 1 माने उसको हम लोग a/2 लिखे। m2 को हम लोग 2m कर लिए, इसमें जो x2 है ये 0 हो गया, प्लस m3 कितना हो गया, तो 3m इंटू a हो गया, समझ गए। तो डिवाइडेड बाई कितना होगा, कितना हो जाएगा बोलो, m प्लस 2m प्लस 3m, ऐसा हो गया ना। सो हाँ ma/2 3ma, तो कितना हो जाएगा 6 + 1 7ma/2, यही हो गया ना, 7ma/2, और यहाँ पे कितना हो गया 3 3 6m, ऐसा हो गया। तो m और m कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया बोलिए 7a/12। तो ये XCOM आ गया आपके पास 7a/12, और सिमिलरली हम लोग यहाँ पे YCOM निकाल सकते हैं। तो YCOM कैसे निकालेंगे, तो m1y1 प्लस कितना हो जाएगा, तो m2y2 प्लस कितना हो जाएगा m3y3 डिवाइड बाई कितना, सो m1 प्लस m2 प्लस m3, कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। m1 प्लस m2 प्लस कितना हो जाएगा m3 इज इक्वल टू, तो m1 कितना है, तो आप देखो m इंटू √3/2a ऐसे हो जाएगा, प्लस m2 कितना है, तो 2m इंटू 0, 2m इंटू 0, फिर कितना हो जाएगा, तो 3m इंटू 0, ऐसा हो जाएगा ना, और डिवाइडेड बाई कितना, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, तो m प्लस 2m प्लस 3m, कुछ ऐसे बोल सकते हैं। तो आपको सिंपली समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से √3/2a और 5 1 6, तो कितना हो जाएगा √3a डिवाइडेड बाई 12, बोलो स्टूडेंट्स यस और नो। तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा, बात समझोगे, तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहाँ पे होगा, तो आप देखो, तो x कोऑर्डिनेट 7a/12 और कॉमा कितना हो जाएगा √3a/12। जैसे कि हम आपको बोले कि जब हम लोग इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास करेंगे तो अलग अलग एक्सिस लेने से आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन लोकेशन क्या होगा, सेम होगा। तो ये पर्टिकुलर x और y के वैल्यू से ये x और y एक्सिस में कहाँ पर ये कोऑर्डिनेट लाई करेगा, जिस पर्टिकुलर जगह पे लाई करेगा वही उसका लोकेशन होगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास सिस्टम का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत टफ नहीं होता सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना, ठीक है। सिंपल अपने हिसाब से कोई भी एक्सेस कंसिडर करो और सेंटर ऑफ मास निकाल लो। बोलो स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ आया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स फटाफट बोलिए। सर हाँ सर ये a/2 कैसे आया, कौन से a/2, ये m का पहला कोऑर्डिनेट। आप मैथ्स पढ़े हो, हाँ सर 10th स्टैंडर्ड तक। 10th स्टैंडर्ड तक। तो अगर आप मैथ्स 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि इसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इस लाइन को, कौन से लाइन को, इस पर्टिकुलर लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये पूरा लेंथ अगर a है तो आधा लेंथ a/2 और ये वाला लेंथ a/2 होता है। समझ आया जुनैना? हाँ सर। चलो ठीक है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे सपोज एक स्क्वायर फ्रेम लिए, राइट, सेम क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जिसकी वजह से क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर फ्रेम लिए, तो यहाँ पे कैसा है? तो ये m हो गया और ये बेसिकली कितना 2m हो गया, ये कितना 3m एंड दिस इज व्हाट 4m। समझ गए? अब देखो स्टूडेंट्स, सिंपल है। अगर हम आपको बोले कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से हम लोग एक्सेस लिए, आपको एक्सेस भी हम बता दिए, इसी एक्सेस पे निकालोगे तो सबका आंसर सेम आएगा, तो मैच कर सकते हैं। ये x हो गया और एक y हो गया, दिस इज गिवन स्क्वायर ऑफ साइड ए, स्क्वायर ऑफ साइड ए, स्क्वायर ऑफ साइड ए। समझ गए? ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ साइड ए हो गया, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? सर आवाज नहीं आ रहा। कुछ बोलेंगे तब तो आवाज आएगा। हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने दिए, आप सॉल्व करो। अच्छा ठीक है सर। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके आंसर बताइए कितना होगा। हो गया स्टूडेंट्स? बोलो, चलो देखो, कौन देखो फटाफट बोलिए, सब बना रहे हो क्या? बोलो ये वाला कोऑर्डिनेट यस कितना सर, होगा? बना रहे हैं। चलो बनाओ बनाओ, सभी को ट्राई करो एक बार। सर 4/5 a I कैप प्लस 2/5 a j कैप। मतलब क्या सेंटर ऑफ मास x और y का बोले? हाँ सर। चलो देख लेते हैं एक बार, हो सकता है वही आंसर होगा, क्योंकि इसमें कुछ खास कैलकुलेशंस तो है नहीं, सिंपल है। ये कितना हो जाएगा 0,0, ये कितना हो जाएगा a,0, यही होगा ना, बिकॉज x का a है और इसका 0 है। ये कितना हो जाएगा 0,a, यही होगा ना। और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो, जल्दी बोलिए। a,a, वेरी गुड, a,a, ऐसे हो गया। तो सिंपल x सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? सो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं m इंटू एक्स मतलब 0, ऐसा होगा ना। प्लस कितना हो जाएगा, नेक्स्ट कितना हो जाएगा? तो देखो 2m इंटू 0, यही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो प्लस 3m इंटू ए, 3m का कोऑर्डिनेट a है, प्लस कितना हो जाएगा 4m इंटू ए, ऐसा हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइड बाई कितना m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, तो कितना होगा 0 0 हो गया। ये 3ma और 4ma, तो 7ma हो गया, 7ma और यहाँ पे 10, तो कितना हो जाएगा 7a/10, ये XCOM हो गया। अब नेक्स्ट कितना हो जाएगा y सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास कितना हो जाता है? तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो y सेंटर ऑफ मास को कैसे लिखेंगे हम लोग? तो सबसे पहले m इंटू कितना है तो a है, प्लस कितना होगा 2m इंटू कितना है तो 0 है, प्लस कितना हो जाएगा 3m इंटू कितना तो 0, प्लस कितना 4m इंटू कितना तो a, डिवाइडेड बाई कितना m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, कुछ इस तरीके से। 4m और ma 5m हो जाएगा, तो 5a और 9 10 मतलब कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो गया 4ma और ma 5ma हो गया, और नीचे में कितना 10, तो कितना हो जाएगा तो a/2, ऐसे हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कितना आ गया
तो 7a/10 कॉमा a/2 समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। अरे बोलो स्टूडेंट, समझ आया सभी को? Yes, sir. हाँ चलो गुड। यस सर। हाँ सिंपल सिंपल है, इजी इजी क्वेश्चन ही रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। सर हाँ बोलो, सर जल्दी बोलिए। हाँ सर आप कोऑर्डिनेट्स कैसे लिए सर? कोऑर्डिनेट्स कैसे लिए? तो देखो सबसे पहले ये x दिख रहा है, ये x दिख रहा है और ये बेसिकली y दिख रहा है। तो ये x हो गया और ये बेसिकली y हो गया। तो आपको पता है कि हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये x है और ये बेसिकली y है, समझ गए? और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो 2,3 है, तो इसका क्या मतलब होता है? ये x कोऑर्डिनेट होता है, इसको y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, समझ गए? और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये वाला जो लेंथ है ये 2 मीटर है और यहाँ से ये वाला जो लेंथ है इसको 3 मीटर बोलते हैं। तब जाकर एक मीटर क्या, मान लो 2 है, हम कुछ भी यूनिट्स हो सकता है इसमें, 2 हो गया, ये 3 हो गया, तब जाकर के हम इस पॉइंट को 2,3 बोलते हैं। समझ आ रहा है जुनैना? अरे जुनैना बोलिए। जी सर। हाँ अब सिमिलरली अगर मान तुम्हारे पास x एक्सिस है और यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मतलब मान लो पॉइंट कुछ यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे कैसे? तो ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास x का ही वैल्यू है, y तो 0 है, बिकॉज ये यहाँ से y 0 है, ठीक है ना? अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो हम लोग बोल सकते हैं x पे भी वैल्यू है, y पे भी वैल्यू है। लेकिन अगर पॉइंट इस जगह पर है तो इसके पास सिर्फ x का वैल्यू है, लेकिन y का वैल्यू कितना है? 0 है। सिमिलरली अगर कोई यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे सिर्फ y का वैल्यू है, x का 0 है, इसलिए 0, y हो जाएगा एंड दिस इज 0, x, 0 हो जाएगा, बिकॉज पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। बात समझ में आया? अरे बोलो यस और नो जुनैना। हाँ सर। इस तरीके से लिखते हैं। तो बस वही है। अब हम लोग को ये पता है कि ये वाला कोऑर्डिनेट है और इस स्क्वायर का साइड a है, तो ऑब्वियसली बात है x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू a। इस तरीके से हुआ। और जब हम लोग इसको लिखेंगे तो देखो ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, ये वाला कोऑर्डिनेट। जब इस कोऑर्डिनेट को लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x का वैल्यू है और y 0 है, तो a, 0 हो गया। जब यहाँ पे गए तो ऑब्वियसली बात है, जब इस पॉइंट के हिसाब से क्या हो जाएगा? अगर ध्यान से देखें, जब इस पॉइंट को लिखे तो ऑब्वियसली बात है, ध्यान से देखोगे तो दिस इज x, तो ये a है, एंड दिस इज y, तो ये भी आपका a है, तो ये a, a हो गया। समझ आया? जुनैना बोलिए, समझ आया आपको? सर वाला 4M वाला नहीं समझ में आया। 4m वाला नहीं समझ आया? शाबाश। देखो इधर क्या हो जाएगा, ये 4m यहाँ पे हुआ, तो 4m का ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट्स के बारे में अगर हमको लिखना है तो आप बताओ ना, कोऑर्डिनेट के हिसाब से क्या सिखाया अभी हम आपको। अगर आपका यहाँ x है और यहाँ पे अगर y है, यहाँ पे कोई पॉइंट है 2,3, तो ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है। तो ऑब्वियसली बात है, ये x कोऑर्डिनेट है तो x का वैल्यू इधर होगा, तो ये वाला लाइन 2 होगा, है ना? और ये 3 है तो y का लाइन आपके पास यहाँ पे ये 3 होगा, ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज 3। तब जाकर के हम लोग इसको, इस कोऑर्डिनेट को 2,3 बोलेंगे। सिमिलरली अगर मेरे को ये वाला कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? तो आप ध्यान से देखो, तो कोऑर्डिनेट लिखना है तो हमको पता है ये वाला लेंथ a है और ये वाला लेंथ भी a है। जैसे ये वाला लेंथ 2 था तो x के जगह पे 2 लिखा था, ये लेंथ 3 था तो y के जगह पे 3 लिखा था। वैसे जब इस कोऑर्डिनेट को लिखेंगे तो ये वाला लेंथ a है तो x के जगह पे a लिखेंगे, और जब ये वाला लेंथ a है तो y के जगह पर भी a लिखेंगे, तो a नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया सर। चलो शाबाश। 10 क्लास का बुक को थोड़ा ठीक Thank से you. पढ़ो। चल देखो इधर, जी नेक्स्ट सर। देखो ध्यान से। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, देखोगे ध्यान से। यहाँ से यहाँ पे मान लो कि एक ऐसा एक क्यूबॉइड है, राइट, इस तरीके से, और हम आपको बोले कुछ ऐसे मिला हुआ है, कुछ ऐसे। देखोगे ध्यान से स्टूडेंट्स, ये और यहाँ पे कुछ ऐसे और कुछ इस तरीके से और ये इस तरीके से कुछ ऐसे हैं। हम आपको बोले इसके हर कॉर्नर पे m मास ही है। सपोज इसके हर कॉर्नर पे ये ऐसे m मासेस है यहाँ पर, राइट, दिस इज m और ये सारा का सारा m है। ओके, दिस इज एंटायर थिंग इज m, ऐसे। तो दिस इज m, ये m और ये भी बेसिकली कितना, तो m, ऐसे हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लेंथ जो है, दिस वन,
देखो इसमें जो एक्सेस कंसिडर कर लेते हैं, मान लो कि इसमें एक एक्सेस कंसिडर कर लिए, दिस इज बेसिकली दी एक्स एक्सेस, मतलब एक ये एक्सेस हो गया और एक ये एक्सेस हो गया और एक तुम्हारे पास ये एक्सेस हो गया। तो बेसिकली ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और इसको सपोज अगर हम लोग जेड एक्सेस कंसिडर कर लिए, राइट। तो आपको इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। बताओ स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका एक्सेस लिखो, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। समझ आ रहा है? सेंटर ऑफ मास लिखना है सिस्टम का, लिखिए सभी को। हाँ, एक्सेस कुछ भी बना सकते हैं, समझ गए? तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और इधर वाला जेड एक्सेस लिए हैं, तो सेंटर ऑफ मास बताओ। चलो जुनैना आप ट्राई करो, अभी आप सेंटर ऑफ मास मतलब कोऑर्डिनेट लिखना सीखे, राइट? हाँ जी सर। क्यूब ऑफ साइड ए है, ठीक है ना, दिस इज अ क्यूब ऑफ साइड ए। सबसे पहले देखो तो ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है 0,0,0 है, ये तीन एक्सेस होगा एक्स वाई जेड, राइट? ठीक है ना? अच्छा बोलो तो ये जी हरनीत, सर। हाँ चलो हरनीत बोलो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? हरनीत अनम्यूट योरसेल्फ और बोलो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? हरनीत अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ बोलो। तो साइड ए है ना, हाँ साइड ए है। ए कॉमा ए, ए कॉमा ए और नो सर, ए कॉमा जीरो। हाँ A,0,0, वेरी गुड। चलो सो एक एक करके सबसे पूछते हैं, A,0,0। चलो नेक्स्ट श्रद्धा अनम्यूट योरसेल्फ, बोलो इस ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर कौन सा वाला? इधर वाला, ये जेड जेड के साइड वाला, ये वाला कोऑर्डिनेट बोलो। सर ये वाला होगा सर 1,0,0 ही होगा ना? A,0,0, ये वाला लेंथ जेड एक्सिस में है ना, हाँ। तो फिर A,0,0 कैसे होगा? अच्छा हाँ सॉरी सर। क्या होगा बोलो, सोच के बताओ, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये वाला कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? सर 0,0,A। हाँ 0,0, वेरी गुड। चलो 0,0,A, ठीक है ना, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आ जाओ, केसर अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ बोलो बोलो केसर, क्या होगा ये वाला कोऑर्डिनेट? आपको पता है क्यूब है तो इसका साइड का लेंथ भी ए ही है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलिए, सोच के बताइए। केसर आवाज आ रहा है ना? जीरो। हाँ 0, बोलो 0, A,0। हाँ 0,A,0, वेरी गुड। बिकॉज यहाँ पे y एक्सेस पे a है, मतलब y का लेंथ a है, y एक्सेस का लेंथ a है, तो ऑब्वियसली x और z 0 होगा, और सीक्वेंस लिखने का तो x, y, z ही होता है ना, कोऑर्डिनेट लिखने का तो x भी 0, y भी 0, z को क्या लिखेंगे? a लिखेंगे, ऐसे। चलो नेक्स्ट हम आयुष दास से पूछ रहे हैं, ठीक है ना, ऑफलाइन में है आयुष दास, ये वाला कोऑर्डिनेट बोलिए। बोलो आयुष। आयुष दास बोलिए जल्दी से। हाँ A,0,0, ठीक से। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये आंसर दिया जयदेव, A,0,A, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब देखो कैसे ये, तो जब हम इस कोऑर्डिनेट का बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला लेंथ आया और ये वाला लेंथ आया, तो ध्यान देखिएगा x का लेंथ a है और z का लेंथ a है, तो ऑब्वियसली y 0, तो A,0, सर हाँ बोलो। सर A,0 नहीं होगा? कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, राइट? तो x और z का वैल्यू ना a है, देखो गुरशील, ये देखो एक x का वैल्यू a है और z का वैल्यू a है, तो y तो 0 है क्योंकि y एक्सिस तो ये वाला है और पॉइंट ये वाला है, तो यहाँ पे तो y 0 पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अरे बोलो स्टूडेंट्स, यस और नो? Yes, sir. हाँ इस तरीके से, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट पलक अनम्यूट योरसेल्फ, पलक।
पलक अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ पलक बोलिए, ए वाला कोऑर्डिनेट बोलिए तो, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, बोलो पलक। सर ए कॉमा ए जीरो। ए कॉमा ज़ीरो, वेरी गुड। ए कॉमा ज़ीरो। देखो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए कॉमा ज़ीरो। क्यों? क्योंकि सोचो ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है, तो ऑब्वियसली बात है ये पॉइंट यहाँ पर है, तो x का वैल्यू भी कितना है, तो आप ध्यान से देखो तो x का वैल्यू a है और y का वैल्यू भी a है, तो a। लेकिन देखो z एक्सिस, अगर आप ध्यान से देखो तो z बाहर की तरफ है, तो z की जगह पे क्या है, z जीरो हो जाएगा, है ना, बिकॉज वो एक्स वाई प्लेन पे अगर आपको दिख रहा है तो z ऑब्वियसली जीरो होगा। ठीक है ना, अगर आप थोड़ा इमेजिन कर सके तो कर सकते हैं। तो ए कॉमा ज़ीरो। चलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट बोल रहे हैं ऋषिका। चलो बोलिए, ऑफलाइन में है, चलो ऋषिका बोलो क्या होगा ये वाला कोऑर्डिनेट। 0,a,a, वेरी गुड। 0,a,a है ना। कैसे ये, क्योंकि आप देखो ध्यान से ये तुम्हारे पास y और z प्लेन है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये लेंथ y का लेंथ है a और ये लेंथ z का लेंथ है ये a, तो a और a, तो ऑब्वियसली दिस पॉइंट विल बी a, और वहाँ पे आपका x जीरो है, बिकॉज आप ध्यान से देखो तो इस प्लेन में देखो x तो खैर इस लाइन पे, तो x तो जीरो ही हो रहा है कि नहीं। अरे बात नहीं, इधर देखो स्क्रीन पे देखो, तो बेसिकली कितना होगा 0,a,a, इस तरीके से हुआ, राइट। चलो नेक्स्ट टाइम, हाँ बोलो। नेक्स्ट हम बताएं। हाँ चलो बोलो, तुम ही बोलो ये वाला पॉइंट। ए कॉमा ए। ए, वेरी गुड। ये वाला लास्ट, ये वाला पॉइंट कितना होगा, ए। समझ आ रहा है ऐसा कैसे, बिकॉज आपका ये वाला कोऑर्डिनेट में है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट में है, तो इसका मतलब देखो ये लेंथ ही इसका ये मतलब इक्वल होगा, ये लेंथ और ये लेंथ। अगर डब्बा को अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, तो ऑब्वियसली ये x में भी है ए लेंथ है, y में भी ए लेंथ है और z में भी ए लेंथ है, तो a, ऐसे आप सोच सकते हैं। अपना घर का जो चार दीवार है उसको सोचिए, आपको सब समझ आ जाएगा इमेजिन करके। समझ आया स्टूडेंट सभी को कैसे हमने कोऑर्डिनेट्स लिखा, बोलो। यस सर। हाँ, अब क्या था, अब कुछ भी नहीं, अब सिंपली यहाँ पे XCOM निकालो और उसके बाद पुट कर दो। चलो अगर हम लोग इसका पूरे का नेम कर दें, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये वाला 5, तीनों a/2 आएगा। हाँ तीनों a/2 आएगा, 6, 7, 8। समझ में आ रहा, तो ऐसे आप करोगे जो फॉर्मूला होता है ना, तो फॉर्मूला में पुट करोगे m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, तो आप ये देखोगे कि XCOM भी a/2 है, YCOM भी कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, और ZCOM भी a/2 हो जाएगा। ये निकालना पड़ेगा कि समझ आ गया स्टूडेंट्स? अरे बोलो सभी कोई बोलो, ऑनलाइन वाला। समझ गए सर। चलो वेरी गुड। यस। हाँ चलो, तो इस तरीके से हम लोग इसको XCOM, YCOM और ZCOM निकाल सकते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा बना लोगे स्टूडेंट्स, बोलो यस और नो। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं, थोड़ा सा और कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस करते हैं। देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, एक चीज़ सोच के देखो। सर। हाँ बोलो। सर क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है ठीक सर। है, हाँ ठीक है। देखो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपको बोल रहे हैं कि ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे RCOM, बात समझिए, RCOM तो बेसिकली कितना होता है, तो M1R1 प्लस कितना M2R2 एंड सो ऑन, कुछ ऐसे होगा जितने भी पोजीशन है नीचे, और डिवाइड बाई कितना, तो M1 प्लस M2 प्लस M3। देखो M1 प्लस M2 एंड सो ऑन, इस तरीके से, समझ गए। और अगर हम लोग इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, बात समझेंगे तो कैसे करेंगे, तो DRCOM/dt, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, अगर इसको dt के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलेगा जो DRCOM/dt है। तो बेसिकली इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो M1 dR1/dt ऐसे, प्लस कितना हो जाएगा M2 dR2/dt ऐसे, प्लस M3 dR3/dt ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बोलो स्टूडेंट्स। और एंड सो ऑन जितना भी आपके पास हुआ, डिवाइड बाई क्या कर सकते हैं, अगर देखोगे ध्यान से, डिवाइड बाई क्या करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे, तो M1
प्लस m2 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ देखो dt, दिस इज dt एंड दिस dt एंड दिस dt, मतलब dt को कॉमन लेके सबसे कट गया, तो जो आपको यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिला, मतलब जो बेसिकली इवन हम इसको वेलोसिटी भी नहीं बोलेंगे बिकॉज वो dt कट जा रहा है इधर से। ओके, तो जो आपको यहाँ पे मिला क्या, DRCOM, बात समझोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको मिला DRCOM, बात समझिए, DRCOM इज इक्वल टू कितना, तो M1 DR1 प्लस कितना, तो M2 DR2 एंड प्लस कितना एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय, देखो ध्यान से, तो M1 प्लस M2 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से आपका चलता जाएगा। अब R को अगर मान लो कि dx1 प्लस dx1 i कैप प्लस dx2 j कैप लिख सकते हैं, dr का तो वही मतलब होता है ना, r का मतलब जैसे x1 i कैप x i कैप प्लस y j कैप होता है, तो dr1 का मतलब dx i कैप प्लस dy j कैप होगा। उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहिए dxcom, बात समझिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, m1 dx1 लिख सकते हैं ना, प्लस कितना m2 dx2 और एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास यहाँ पे मास है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, बोलो कितना हो जाएगा, हाँ तो m1 प्लस m2 प्लस m3, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं, राइट। और सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे dycom डालेंगे तो कितना हो जाएगा, m1 dy1 प्लस कितना हो जाएगा, m2 dy2 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई कितना, तो हम यहाँ पे बोलेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, समझ में आ रहा है कैसे बोले, तो ये dy। अच्छा, यहाँ पे जो dx है, तो ये dx क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। dx का क्या मतलब है, दिस इज dx एंड dy, तो क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ x, ऐसा होना है, x कोऑर्डिनेट, इसका ही मतलब होता है ना, समझ गए, x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट। ये dy क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ y कोऑर्डिनेट, समझ में आया, y कोऑर्डिनेट, बात समझ में आया, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ y कोऑर्डिनेट। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये dx1 dx2 है, वो बेसिकली अलग अलग मतलब कोऑर्डिनेट का चेंज इन पोजीशन है, समझ में आया, इस तरीके से। अब थोड़ा सा चलो क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा आपको ये और थोड़ा क्लियर होगा कि बेसिकली इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरीके का एक सिस्टम कंसिडर कर लिए, ये कुछ ऐसे, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ऐसे देखो ध्यान से। मान लो ये तुम्हारे पास 2 kg का एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक 3 kg का ब्लॉक है, समझ गए। इन दोनों के बीच का सेपरेशन हम आपको दे दिए, सपोज ये 10 मीटर का है, 10 मीटर का सेपरेशन है। हम आपको बोले कि ये जो 2 kg का ब्लॉक है वो इधर जा रहा है, इधर ये 10 सेंटीमीटर कर लो, मीटर से बेटर होगा, दिस विल बी सेंटीमीटर, मीटर बहुत बड़ा हो जाता है। तो 2 kg और 3 kg के बीच का डिस्टेंस तो बेसिकली कितना होगा, तो बेसिकली 10 सेंटीमीटर है। तो ये 2 मीटर कहाँ शिफ्ट कर गया, मान लो कि 2 मीटर शिफ्ट्स राइट 2 सेंटीमीटर, और ये भी बेसिकली 3 kg जो ब्लॉक है वो 3 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया टुवर्ड्स राइट। हम आपको बोले कि फाइंड, देखो ध्यान से, फाइंड दी चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। अगर हम लोग आपको बोले कि 2 kg 2 सेंटीमीटर राइट में शिफ्ट कर गया, 3 kg 3 सेंटीमीटर भी राइट में शिफ्ट कर गया, तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कितना शिफ्ट हुआ। क्वेश्चन समझ आया सभी को स्टूडेंट्स, बोलिए यस और नो। यस सर। यस सर। सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कितना शिफ्ट हुआ।
एक क्वेश्चन बता दे आप लोगों को ऐसा वाला, तो फिर आप इसको करोगे अपने से। एक पहले एक्सप्लेन कर देते, समझ लो ध्यान से। यस सर। हाँ, अगर Yes, देखो sir. इन सब क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है, क्या होता है, सबसे पहले आप इमेजिन कर लो, मान लो कि इधर का डायरेक्शन को अगर हम लोग प्लस मानते हैं तो पीछे का डायरेक्शन को हम लोग क्या मान लेंगे, माइनस। समझ गए। अब आपके पास जो फॉर्मूला हम आपको बताए, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, डी एक्स सी ओ एम, तो कितना हो गया, तो एम वन डी एक्स वन प्लस कितना हो जाएगा, एम टू डी एक्स टू, ऐसा हो गया, एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई कितना, m1 प्लस m2 प्लस m3। बोलो बच्चों, यस और नो। Yes, m1 sir. प्लस m2 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से। अब सोचिए, दैट इम्प्लाइज दैट अगर हम आपको निकालना है डी एक्स सी ओ एम, बात समझिए, डी एक्स सी ओ एम अगर मुझे ये निकालना है, डी एक्स सी ओ एम अगर निकालना है सपोज, तो m1 बेसिकली कितना है, 2 kg का है, 2 इंटू कितना हो जाएगा, डी एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ x। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग m1 2 kg को मान रहे हैं तो ये 2 सेंटीमीटर कहाँ शिफ्ट किया, तो टुवर्ड्स राइट शिफ्ट किया 2 सेंटीमीटर, यही बोला है ना, चेंज इन पोजीशन ऑफ x मतलब 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया, मतलब टुवर्ड्स राइट। तो अगर 2 सेंटीमीटर राइट में शिफ्ट किया, आप देखो राइट वाले को हम पॉजिटिव माने हैं, तो मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 ऐसा हो जाएगा, प्लस 3 kg, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज ये भी 3 सेंटीमीटर राइट में शिफ्ट किया, राइट वाला प्लस है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3। समझ में आया, इस तरीके से बोल सकते हैं। और डिवाइड बाई कितना, तो ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो गया, 2 प्लस 3, सिंपल है। तो 4 और यहाँ पे कितना हो गया, 9 प्लस 4 13, 13 बाई 5, ऐसा कर सकते हैं ना, 13 बाई 5 सेंटीमीटर। समझ आ रहे हैं, 13 बाई 5 सेंटीमीटर मतलब सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट कर जाएगा, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 2.6 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ मास जो है वो 2.6 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाएगा। बोलो स्टूडेंट्स, यस और नो, समझ आ रहे हैं, अरे बोलो हाँ। Yes, sir. हाँ चलो, y की जरूरत ही नहीं, बिकॉज y कोऑर्डिनेट पर शिफ्ट ही नहीं हो रहा है, तो y तो खत्म हो गया यहाँ पे ऐसे ही। अब मान लो सेम ऐसा सिचुएशन है, राइट, और हम आपको बोलते हैं कि कुछ ऐसा x और ये बेसिकली कितना y, मान लो यहाँ एक 3 kg का ब्लॉक है और यहाँ एक 4 kg का ब्लॉक है, ऐसे बोल सकते हैं। 3 kg और 4 kg के बीच का डिस्टेंस जो है, मान लो कि अगर हम आपको बोले, हाँ ठीक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम आपको बोले कुछ 10 सेंटीमीटर मान लो। अब क्वेश्चन में लिखिए, यहाँ पे लिखिए, तो थोड़ा सा लिखोगे तो आपको क्लियर होगा। लिखो, इफ 3 kg इज शिफ्टेड, लिखो क्वेश्चन में, इफ 3 kg इज शिफ्टेड 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, if 3 kg is shifted 3 kg is shifted 3 centimeter towards left लिख लिए, 3 centimeter towards left, then how much should 4 kg be shifted, then how much should 4 kg be shifted, 4 kg be shifted, then how much should 4 kg be shifted so that center of mass is at rest, so that center of mass is at rest। समझ गए, सेंटर ऑफ मास किस में हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा, ये बताना है आपको। बताओ, आपको तरीका सिखा दिया स्टूडेंट्स, ये सबका आंसर प्रॉपर आना चाहिए। समझ आया क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऑनलाइन वाला, यस और नो? Yes, sir. यस सर। चलो बताओ, सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज, पोजीशन में चेंज नहीं होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास अपने ही जगह पे रहेगा, राइट। क्वेश्चन में ये पूछे हैं। सो 3 kg को हम लेफ्ट में शिफ्ट किए, कितना, 3 सेंटीमीटर।
वैसे इमेजिन कर लो, मान लो इधर वाला प्लस तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, माइनस। कितना आया? अरे बोलो स्टूडेंट्स, कुछ बना? फॉर्मूला क्या होता है? DXCOM इज इक्वल टू M1 सर 4 DX1। सेंटीमीटर होगा। 4 सेंटीमीटर किधर, लेफ्ट की राइट? किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? राइट। देखो M2 हाँ DX2 डिवाइड बाई कितना, M1 DX1 प्लस M2 DX2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 कुछ ऐसे, राइट। M1 प्लस कितना, M2। अब देखो स्टूडेंट्स, तो M1 कितना है? M1 है 3 kg और कहाँ हो गया, 3 सेंटीमीटर लेफ्ट में शिफ्ट किए, तो लेफ्ट मतलब -3। M2 कितना है, 4, और इसका शिफ्ट आपको निकालना है DX2 डिवाइड बाई कितना, 3 + 4, ऐसे हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं, मतलब ये 0 है, यही बोला है ना। सो दैट देयर इज नो चेंज इन सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, मतलब अपनी जगह पे रहेगा, शिफ्ट नहीं किया। तो DX2 कितना हिला, तो क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, तो आप -9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9 + 4 DX2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू DX2 इज इक्वल टू 9/4। 4 × 2 = 8, 1 0, मतलब कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, मतलब 2.25 सेंटीमीटर। तो आपका प्लस में आया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि 4 kg जो है 2.25 मीटर शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स राइट। समझ में आया? क्योंकि प्लस में आंसर है, माइनस में आता तो क्या हो जाता, लेफ्ट हो जाता। समझ गए? तो 4 kg ऐसे हम लोग बोल Yes, सकते हैं, 4 kg विल शिफ्ट, कितना हो जाएगा, 2.25 मीटर टुवर्ड्स, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, लेफ्ट राइट? अरे बोलो स्टूडेंट्स, राइट सर। टुवर्ड्स राइट, क्योंकि प्लस में आंसर आया, माइनस में आता तो क्या होता, लेफ्ट में होता। कोई दिक्कत बच्चों? तो बोलो यस और नो। समझ आ गया? सर मेरा दूसरा क्लास है 50 से। हाँ कोई बात नहीं, क्लास ख़त्म हो गया, ठीक है। तो समझ आ गया स्टूडेंट्स, यस और नो बोलिए। यस चलो सर। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ मास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यहाँ पे सीख लिए आज का लेक्चर में, ठीक है ना। कल के लेक्चर में थोड़ा सा हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करेंगे, और वो जो शेप्स का जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना, तो वो हम लोग नहीं करेंगे। जस्ट